50,000 रुपए चाहिए। हालांकि पैसे की कमी है, लेकिन सबा परेशान नहीं है। उन्हें भरोसा है कि धीरे धीरे ही सही वो बड़े बदलाव लाने में कामयाब होंगी। बाल मजदूरी हमारे देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। मासूम बच्चों से घंटों काम कराया जाता है और इसकी एवज में उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते। सरोजा अम्मा ने कर्नाटक की सिल्क फैक्ट्री में बच्चों से काम करवाने पर रोक लगाई और इसीलिए वो कहलाती हैं रियल हीरो। साल पहले सरोजा ने चिगुरु की शुरुआत की, जब उन्होंने देखा कि उन लड़कियों का कोई घर नहीं है जिन्हें उन्होंने मगड़ी के रेशम कारखानों में बाल मजदूरी करने से बचाया था। बेंगलोर से 70 किलोमीटर दूर मगड़ी के रेशम कारखानों में सरोजा पहली बार 90 के दशक में रिसर्च के सिलसिले में गई थी। मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे 10-12 घंटे खड़े होकर काम करते थे। पूरे वक्त उनके सिर झुके रहते थे। कहीं वो काम से जीना चुराएं, इसलिए बार बार लाउडस्पीकर पर उन्हें काम करते रहने के लिए कहा जाता। एक बार एक बच्चे के बाल मशीन में फंस गए और झटके से उसकी खाल खिंच गई। 2-3 दिन में ही उस बच्चे की मौत हो गई। 1999 से 2005 के बीच में उन्होंने कई छापे पढ़वाए और 1200 बच्चों को छुड़वाए। उनकी रिसर्च के आधार पर मगड़ी रेशम कारखानों के खिलाफ जनहित याचिका डाली गई और सरोजा की कोशिशों से 1000 में से 800 कारखाने बंद हो चुके हैं। हमारा मकसद था कि रेप के बाद बच्चों का पुनर्स्थापन हो और हम उन्हें स्कूल भेजें, लेकिन साथ ही हम खास तौर से कोशिश करते कि गांव वालों से घुले मिले और उन्हें समझाएं ताकि वो अपने बच्चों को इस काम में लगाएं ही नहीं। अपनी कामयाबी का श्रेय वो अपने पति सत्यनारायण को देती हैं, जिन्होंने उन्हें समाज सेवा का सुझाव तब दिया जब वो अपनी बेटे की बीमारी की वजह से मानसिक तनाव से गुजर रही थी। लेकिन 1997 में उनके पत्रकार पति लकड़ी माफिया के हाथों मारे गए। उनकी मौत के 6 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन मेरे साथियों ने मेरी बहुत मदद की और मुझे दोबारा काम करने के लिए प्रेरित किया। सरोजा को धमकियां मिलती हैं रेशम के कारखानेदारों से, यहाँ तक कि उन माता पिता से भी जो अपने बच्चों से काम कराना चाहते हैं। मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी अपना मोबाइल बंद नहीं करती। कुछ भी हो सकता है। बच्चों को स्कूल जाते वक्त परेशान किया जा सकता है। मैंने पहला छापा 1997 में पढ़वाया था। मुझसे कहा गया कि 15 दिन मगड़ी में कदम न रखूं, लेकिन मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल मरना तो है ही। अगर इस काम में मेरी जान जाती है तो ऐसा ही सही। क्या आप रास्ते में आते जाते किसी कुष्ठ रोगी के लिए रुकेंगे? बहुत मुमकिन है कि आप उनसे मुंह फेर लें और आगे निकल जाएं। लेकिन कविता भट्टाराई ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कुष्ठ रोगियों को गले लगाया, उनका इलाज कराया, उनको सहारा और सम्मान दिया। कुष्ठ रोगी के पास आने से भी लोग डरते हैं। उनकी देखभाल तो दूर की बात है। अक्सर ऐसे मरीजों को घरों और अपने गांव से भी निकाल दिया जाता है और वो भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। मेरा कुष्ठ रोग की बीमारी हो गया, गांव समाज निकाल दिया। कोई घर पर जाने से घृणा करता है लोग, इसीलिए हम यहाँ पर हॉस्पिटल में रह रहे हैं। सब कुछ अच्छा मिलता है, व्यवहार है, सब कुछ है। अभी कौन गया है, नीचा है न तरवा। कविता भट्टाराई देश के दूर दराज इलाकों में कुष्ठ रोग से अकेले लड़ रही हैं। बिहार नेपाल सीमा पर उन्होंने एक आश्रम बनाया है, जहां तकरीबन 5 लाख कुष्ठ रोगियों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। कई बार मन में सवाल आता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, लेकिन ये शायद भगवान की मर्जी है। भगवान चाहते हैं कि मैं लोगों की सेवा करूँ, जिनसे उनके जीने के मूल अधिकार छिन गए हैं, जैसे कि रहने का अधिकार, इलाज का अधिकार, यहाँ तक कि सम्मानजनक जिंदगी का अधिकार। ह्यूमन डिग्निटी। जैसे माता संभालती है।
नेपाल में जन्मी कविता ने अपने गुरु बाबा क्राइस्ट दास के छोटे से लेप्रोसी अस्पताल में स्वयंसेवी बनकर शुरुआत की। अपने आखिरी वक्त में बाबा ने कविता से इस अभियान को जारी रखने को कहा। मैं सोचती हूँ तो एक ही बात मन में आती है कि किसी ने मुझ पर भरोसा किया, वो भी बाबा दास ने। तभी तो मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि उन जैसे संत ने अपनी संस्था के काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा मुझ पर सौंपा। कविता अस्पताल के अलावा 21 कॉलोनियों की भी देखभाल करती है जहाँ कुष्ठ रोगी रहते हैं। यहाँ तकरीबन 1000 बच्चों की मुफ्त पढ़ाई होती है। मरीजों और उनके परिवारों को व्यावसायिक ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेप्रोसी से घाव से पैर भी कट गया, तो यहाँ भी रह गया। हम लोग के बाबा शरण दे दिया। हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। भीख दुख हम लोग नहीं मांगते हैं। कविता ने एक अनूठी शुरुआत की है। मरीजों को मुफ्त इलाज के लिए भर्ती किया जाता है। उनके परिवार के सदस्य इनकी संस्था लिटिल फ्लावर द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल, स्कूल, डेयरी में स्वयं सेवा करते हैं। ये संस्थान खूबसूरत है। लोग बहुत अच्छे हैं और जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं वो बेहतरीन है। किसी को कम नहीं समझा जाता क्योंकि वो कुष्ठ रोगी है। उनके लिए काम होता है जिन्हें मुख्यधारा से अलग रखा गया और जिन्हें आम आदमी को मिलने वाले मौके नहीं दिए गए। हालांकि सरकार ने भारत को 2005 में कुष्ठ रोग मुक्त होने का ऐलान कर दिया था, लेकिन कविता के अस्पताल में अब भी हर रोज 50 नए केस आते हैं। कविता को उम्मीद है कि अपने इस काम के जरिए वो एक दिन कुष्ठ रोग को पूरी तरह से मिटाने में कामयाब होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। पांच आदमी थे। 2 मेरे पति को पकड़े थे, 3 लोगों ने मुझसे रेप किया। 3 तो 2 हमारे साथ में गलत व्यवहार करी। Coffee? Let's go. With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर, brought to you by सुकैम in partnership with दैनिक जागरण, एसोसिएट स्पॉन्सर लिबर्टी फूड। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा कूल, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और वेलकम बैक।
आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रियल हीरोज। भवरी देवी, इनके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। वो बहादुर महिला जिसने बरसों पहले बेमिसाल साहस का परिचय दिया। उनका संघर्ष देश भर की महिलाओं के लिए मुहिम बन गया। वो है इस साल की हमारी स्पेशल अवॉर्डी। जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर भटेरी गांव में हर कोई भवरी देवी को जानता है। वो बहादुर साथिन जिसने बेमिसाल हिम्मत दिखाई। भवरी देवी इस खेत में रोज आती हैं। अपने जख्मों को वो ताजा रखना चाहती हैं। 20 साल पहले इसी खेत में ऊंची जाति के कुछ लोगों ने उनसे गैंगरेप किया था। 5 आदमी थे। 2 मेरे पति को पकड़े थे, 3 लोगों ने मुझसे रेप किया। 3 तो 2 हमारे साथ गलत व्यवहार करे। भवरी अपने गांव में बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष कर रही थीं। अखातीज के दिन वो एक घर में घुस गईं जहां 9 महीने की बच्ची की शादी की जा रही थी। भवरी देवी को सबक सिखाने के लिए उनसे गैंगरेप किया गया। उन्होंने कहा, ये इज्जत का सवाल है। एक दलित गुजरों की शादी कैसे रुकवा सकती है? अपने पति की मदद से उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब भवरी देवी ने लोगों से मदद मांगने के लिए गांव में प्रदर्शन किए। 1995 में उन्होंने निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आरोपी बरी हो गए। लेकिन भवरी देवी डटी रहीं और उनका साहस देखकर महिला संस्थाएं उनकी मदद के लिए आगे आईं। भवरी देवी के नेतृत्व में देश भर में इंसाफ की मुहिम शुरू हुई। कई महिला संगठन साथ आए और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस मुहिम का ही नतीजा सामने आया प्रसिद्ध विशाखा दिशा निर्देश के रूप में। वो अदालती फरमान जो काम की जगह पर होने वाले यौन शोषण को परिभाषित करता है। पिछले 20 साल में भवरी देवी के बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन उस महिला के लिए कुछ नहीं बदला है जिसने असरदार लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। भवरी देवी और उनके पति को आज भी उनके गांव में कदम नहीं रखने दिया जाता है और उनकी मासिक आमदनी है महज 500 रुपए, जो महिला विकास समिति से भेंट स्वरूप मिलते हैं। लेकिन फिर भी भवरी देवी ने हिम्मत नहीं हारी है। अब वो अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक स्वयं सहायता समूह चला रही हैं। बाल विवाह और यौन शोषण के खिलाफ उनका संघर्ष जारी है और इंसाफ के लिए लड़ने का जज्बा बरकरार है। 50 साल में दो सरकार न्याय ले छोड़ा, चुप नहीं बैठी। तो ये बहादुर महिलाएं थी इस साल की हमारी रियल हीरोज। हम उम्मीद करते हैं कि इनसे कुछ सीखकर हम सब अपने स्तर पर छोटी छोटी कोशिशें जरूर करेंगे, क्योंकि आम इंसान की छोटी छोटी कोशिशों से ही समाज में बड़े बदलाव आते हैं। नमस्कार। Coffee? Let's go. With double wishbone suspension, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर माँ की बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। दिन भर खबरें जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर।
दिन भर की खबरों का अपडेट। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है, जहां के अमौसी एयरपोर्ट पर जेट एयरवेज के यात्रियों ने हंगामा किया है। फ्लाइट का कूलिंग सिस्टम खराब होने पर यह हंगामा किया गया है। दिल्ली से लखनऊ आई जेट की फ्लाइट के यात्रियों का कहना है कि उन्हें बिना एसी के ही जहाज में सफर करना पड़ा। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें जेट एयरवेज में यात्रियों का हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर फ्लाइट में कूलिंग सिस्टम खराब होने की वजह से यह हंगामा हुआ है। कर्मचारियों और यात्रियों में तीखी झड़प हुई है। दिल्ली से लखनऊ आई थी जेट की फ्लाइट, अमौसी एयरपोर्ट पर ये यात्रियों का हंगामा दिखा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता एहतिशाम। एहतिशाम, किस वजह से हंगामा हुआ है यहाँ पर? हंगामा किया, ये हंगामा दिल्ली से जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी उसके बाद से शुरू हो गया था। फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद जो फ्लाइट का कूलिंग सिस्टम था, जो फ्लाइट को टेम्परेचर को ठंडा कर रहा था, उसमें धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हुई है और अंदर घुटन और गर्मी महसूस होने लगी। इसके बाद यात्रियों ने अंदर एयर होस्टेस से इस बात की शिकायत की है। उसके बाद से वहां हंगामा शुरू हुआ। हंगामा तब तक जारी रहा जब तक फ्लाइट लैंड नहीं कर गई, और फ्लाइट लैंड होने के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा काटा। तो जेट एयरवेज ने जब अपने इंजीनियरों की टीम को वहां पहुंचा तो इस बात की पुष्टि हो गई कि कूलिंग सिस्टम में खराबी आई है। वही दूसरी तरफ यात्रियों ने शिकायत भी सरोजनी नगर थाने में दर्ज कराई है। मौके पर पुलिस वगैरह पहुंच चुकी है। मामले की जांच की जा रही है। जेट एयरवेज मैनेजमेंट का साफ कहना है कुछ देर के लिए कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आई थी, जिसको हमारे इंजीनियरों ने अब यहाँ पे ठीक कर लिया है। जी, शुक्रिया एहतिशाम तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें जेट एयरवेज में यात्रियों का हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कूलिंग सिस्टम खराब था, इसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी और यहाँ पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि अब जो कूलिंग सिस्टम है उसे सुधार लिया गया है, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट ने भी अपनी गलती मानी है और यहाँ पर कूलिंग सिस्टम को सुधारा गया है। लेकिन इसी वजह से यहाँ पर यात्रियों का जमकर हंगामा हुआ है और यात्रियों ने जेट एयरवेज के खिलाफ तहरीर भी दे दी है पुलिस ने। नोएडा से खबर है, जहां पर आपको बता दें एक गार्ड ने आज अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से गुस्साए मजदूरों ने पथराव और आगजनी की है। आपको बता दें बिल्डर के साइट पर ये गार्ड ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 मजदूर घायल हो गए हैं। नोएडा से खबर है, जहां पर आपको बता दें गार्ड और मजदूरों में कुछ विवाद हुआ। ये विवाद काफी दिनों से चला आ रहा था। एक बार फिर आज ये विवाद हुआ, जिसकी वजह से गार्ड ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इससे बताया जा रहा 2 मजदूर घायल हो गए हैं। उसके बाद वहां पर जो स्थिति थी वो काफी तनावपूर्ण हो गई है, क्योंकि मजदूरों का आक्रोश काफी बढ़ा और आगजनी की गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई है। हालांकि पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है यहाँ का कोई भी अधिकारी मौके पर अभी तक नहीं पहुंचा है। काफी दिनों से यहाँ पर मजदूर परेशान थे, गार्ड के साथ गार्ड की वजह से परेशान थे, क्योंकि गार्ड काफी बदतमीजी करता था, बदसलूकी करता था और उसकी शिकायत भी बार बार प्रबंधन से की गई थी। उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रबंधन था उनकी बात नहीं सुन रहा था। आज नौबत यहाँ तक आ गई कि गार्ड ने फायरिंग करी और 2 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन वहां पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस की फोर्स वहां पर लगा दी गई है स्थिति को संभालने के लिए और समझाया बुझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है वहां पर मजदूरों को समझाने की। लेकिन यहाँ पर नौबत आखिर किस वजह से आई? सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर मैनेजमेंट के सामने आ रही है, क्योंकि इतने दिनों से अगर मजदूर शिकायत कर रहे थे तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर उनकी बातों को पहले से ही ध्यान दिया गया होता, संज्ञान में लिया होता, तो शायद जो स्थिति थी वो ऐसी ना होती जो आज हुई है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दानिश अजीज। दानिश, क्या अपडेट है? फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति है? हंगामा तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन जो स्थिति है वो वाकई अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई, क्योंकि हजारों मजदूर जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पुलिस बल काफी जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, पीएसी तैनात कर दी गई है। जो पुलिस के आला अफसरान है खुद उन्होंने यहाँ पर कैंप कर लिया और यहाँ पर डटे हुए हैं। जैसे जैसे खबर पूरी फैल रही है वैसे वैसे जो है और भी जो बिल्डर है वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो यहाँ पर आ गए हैं और काफी हद तक
अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि हाँ, जिस तरीके से मजदूरों के साथ बिल्डर के जो प्रोजेक्ट साइट होती है वहां पर जो उनके साथ अभद्रता होती है, कहीं ना कहीं आज उसी का जो ये नतीजा था, जरा सी बात को लेकर गार्ड ने वहां अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दो जो है मजदूर उसमें घायल हो गए, 2 मजदूरों को जो है गोली लगी है गार्ड की। पुलिस ने 3 गार्डों को अपनी हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है कि आखिर किस गार्ड ने जो है गोली चलाई थी, क्योंकि जिस तरीके का विवाद ये पैदा हुआ उसके बाद से बाकायदा जो है जो लोटस वैली बिल्डर है उसको पूरे ऑफिस को तहस नहस कर दिया गया है, आगजनी हुई है, पथराव हुआ है। पुलिसकर्मी भी जो है थोड़े से उनको भी चोट आई है, जो पथराव हुआ था उनके जो है पत्थर लगा वो भी घायल हुए हैं। तो जिस तरीके से आज ये पूरा हंगामा बरपा है, कहीं ना कहीं जो बिल्डर का मैनेजमेंट है उससे प्रबंधन से जो है काफी शिकायत है मजदूरों की। हाँ, वो मेहनत करते हैं, बिल्डिंगें खड़ी करते हैं, लेकिन गार्डों को इतनी ज्यादा छूट दे दी गई, गार्ड जो है अपनी मनमानी करते हैं और मजदूरों के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं, उनको मारते पीटते हैं। आज जरा सी बात को लेकर, हाँ, की लाइन में लगने को लेकर सुबह विवाद हुआ 9 बजे और उसके बाद से विवाद रूप क्या धारण किया, तस्वीरें उस चीज को बयान कर रही हैं। अब इस वक्त जो है जो यहाँ पर भीड़ है उसको किसी तरीके बिल्कुल दानिश, अब देखना ये होगा कि क्या आगे कार्रवाई की जाती है गार्ड की तरफ से और यहाँ पर जो कंपनी का प्रबंधन है वो इस मसले को कैसे लेता है, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया दानिश तमाम जानकारी देने के लिए। बात करते हैं यूपी की कानून व्यवस्था सुधारने को लेकर हो रही बैठक की। डीजीपी बनने के बाद देवराज नागर आज पहली बार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सभी जिलों के कप्तान, डीआईजी, आईजी रेंज को बुलाया गया है। डीजीपी ने पुलिस के आलाधिकारियों को सूबे की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए नुस्खे बताएंगे। उत्तर प्रदेश के 75 उनके सभी एसपी को मीटिंग के लिए बुलाया गया है और संबंधित डीआईजी रेंजेस और आईजी जोन्स को। तो जो कानून व्यवस्था के संबंध में हम लोग की कमियां रही हैं या अपराध नियंत्रण के बारे में हमें क्या क्या करना चाहिए और जो हमारा पुलिस बल है उसको ज्यादा से ज्यादा किस तरह से हम लोग सेंसिटाइज करें, उनको किस तरह से ज्यादा ह्यूमनाइज करें, इस संबंध में भी जो है हम लोग विचार करेंगे। तो आपको बता दें डीजीपी ये बैठक ले रहे हैं जहां पर सभी जिलों के आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। डीआईजी, आईजी रेंज के सभी आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, क्या कुछ इसमें नुस्खे होंगे, ये आज डीजीपी बताएंगे। 10 बजे से ये बैठक शुरू हो चुकी है। लगभग बताया जा रहा है शाम 5-6 बजे तक ये बैठक होगी जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर सभी मुद्दे रखे जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi Mobile for me। इस
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नोएडा में गार्ड की अंधाधुंध फायरिंग के बाद हंगामा, उग्र मजदूरों ने जमकर किया पथराव और आगजनी। कानून व्यवस्था सुधारने के मुद्दे पर यूपी डीजीपी की बैठक, जिलों के कप्तान, डीआईजी और आईजी के साथ चर्चा। अमरोहा के बावनखेड़ी कांड के दोषियों को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने फांसी की सजा रखी बरकरार। इटावा में छात्रा की जान पर भारी पड़ रहा है शोहदों का आतंक, पुलिस अधिकारियों ने अनसुनी की गुहार। अरमौसी एयरपोर्ट पर जेट एयरवेज के यात्रियों ने किया हंगामा, यात्रियों ने जेट के खिलाफ दी तहरीर। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। नोएडा में आज एक बिल्डर की साइट पर गार्डों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग के बाद हंगामा मच गया। फायरिंग में 2 मजदूरों के घायल होने के बाद मजदूर के साथी उग्र हो गए और जमकर पथराव और आगजनी की। तस्वीरें पूरे हंगामे की आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक बिल्डर की साइट पर गार्डों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस फायरिंग में 2 मजदूर घायल हो गए। घटनाक्रम से घायल मजदूरों के साथी बेहद आक्रोशित हो उठे और जमकर पथराव किया और आगजनी की। और दानिश अजीज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। दानिश, किसी भी कंपनी के गार्ड इतने बेलगाम और बेखौफ कैसे होते जा रहे हैं? इसी तरह की एक खबर करीब 1 या 1.5 महीने पहले भी आई थी नोएडा से ही। बिल्कुल सही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बिल्डर की प्रोजेक्ट साइट है वो मजदूरों को जो है जानवरों से बदतर उनके साथ व्यवहार करते हैं और शायद उनकी ही इशारे पे, उनके ही कहने पर जो है गार्ड मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जरा से बात पर जो है मजदूरों पर बंदूक तान देना और फायर कर देना। जिस तरीके से आज देखा गया, छोटी सी बात थी, जहाँ लाइन में लगने की बात थी, उसी को लेकर मजदूरों से विवाद हुआ और उसके बाद जो वहां पर गार्ड तैनात थे उन्होंने बाकायदा अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू हो गई। शुरू करी फायरिंग, उनके बाद से जो 2 घायल हुए, तो वहां पर जितने भी मजदूर इकट्ठा थे वो सारे के सारे मजदूर आक्रोशित हो गए और सबका एक ही नारा था कि यहाँ जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उसकी जो है ये इशारे पे सारा काम होता है। मजदूरों के साथ यहाँ पर अभद्र व्यवहार किया जाता है, मजदूरों के साथ जो है बदतमीजी यहाँ पर करी जाती है और जब उसकी शिकायत प्रबंधन से की जाती है तो प्रबंधन ये कह के टाल देता है कि हाँ हम देख लेंगे। किसी हद तक मजदूरों को बिल्कुल जानवरों की तरह उनके साथ जो है व्यवहार किया था और शायद यही वजह थी जो गुस्सा तब जो आज फूटा है मजदूरों का। जो मजदूर 100-200 रुपए पर डे की जो है उनकी कमाई होती है, वो उसी हिसाब से मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। लेकिन जो मजदूर जो है जिस तरीके से आक्रोशित हुए हैं वो वाकई अपने आप में बयान करता है कि किस तरीके से उनके साथ किस तरीके का व्यवहार जो है ऐसे प्रोजेक्ट साइटों पे होते हैं, बिल्डरों के जो प्रोजेक्ट साइट होते हैं वहां पर किस तरह मजदूरों से व्यवहार होता है। हमारी कई मजदूरों से बात हुई, सबका यही कहना था जो यहाँ के गार्ड है वो लगातार हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। जी दानिश, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई पर बिल्डर लॉबी का रसूख हावी है या पुलिस ने सही में कोई कार्रवाई शुरू की है अब तक? देखिए, अभी शुरुआती दौर में तो हालांकि 3 जो है गार्डों को जो है हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ करी जा रही है, लेकिन जो मजदूर है, जो आक्रोशित मजदूर है, वो इससे नहीं है। उनका कहना है कि किसी हद तक जो आज पूरा मामला था उससे पूरी की पूरी जिम्मेदारी, उससे पूरा जिम्मेदार जो है जो बिल्डर लॉबी है वो है। क्योंकि अगर बिल्डर लॉबी शुरुआती दौर में जब मजदूरों ने शिकायत करी थी कि हाँ गार्ड उनके साथ बदतमीजी करते हैं, अभद्रता करते हैं, उनके ऊपर लगातार राइफल तान देते हैं, कोई भी बात होती तुरंत बंदूक तान देते हैं कि हाँ गोली मार दूंगा, तो इस तरीके का जो यहाँ पर तालिबानी राज्य जो है गार्डों ने कायम कर रखा है बिल्डरों के वहाँ, तो वो उसकी जिम्मेदारी जो बिल्डर प्रबंधन है उसकी है। तो किसी हद तक जो कार्यवाही गार्डों के साथ हो रही है वही लापरवाही कार्यवाही जो है बिल्डरों के साथ भी होनी चाहिए। हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ गार्डों को हिरासत में लिया गया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि लगातार देखा जाता है
कई ऐसे मजदूर हैं जो ऊपर से जिनकी गिर के मौत होती है और उनके बिल्डरों को कुछ नहीं होता। तो किसी हद तक यहाँ पर जो है बिल्डर को कोई कार्रवाई नहीं होती, और यही आक्रोश जो है जो आज फूटा है उसका जो पूरा जो है श्रेय जाता है वो पुलिस की लापरवाही पे जाता है कि अगर शुरुआती दौर में ही पुलिस जो है चौकन्ना हो जाए और जब कोई घटना होती है मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ कोई घटना होती है तो बिल्डर लॉबी को भी उसके अंदर जो है नामजद किया जाए और बिल्डर लॉबी को भी जो है इस बात की। चलिए दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि मजदूरों का जो आक्रोश है वो एकाएक